नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग जो इस बार 2021 में 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, तो इसमें जो इंग्लिश का पेपर आपका पूछा जाएगा, उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, उसमें से 50 करने होंगे। तो कुछ मेरे तरफ से क्वेश्चंस क्या बोलते हैं कि क्वेश्चंस का सेट बनाया गया है। टोटल आपको मैं 16 सेट बना के प्रोवाइड कराऊंगा और एक सेट में 25 क्वेश्चंस होंगे। लगभग 400 के आसपास सब प्रश्न होंगे और ऐसा उम्मीद है ना कि आपका जो पेपर इस बार जो बनेगा 2021 में, लगभग उसमें से इस 400 में से लगभग क्या बोलते हैं कि संभवतः, बिल्कुल आशा के साथ मैं बता रहा हूं कि 50 प्रश्न जरूर लड़ जाएंगे। और ये जो 16 सेट होंगे ना, जिसमें 400 प्रश्न होंगे, उसमें ग्रामर से भी प्रश्न लिए गए हैं और लिटरेचर से भी प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप वीडियो को देखते रहिए, इसी को बार बार रिवाइज मारिएगा, देखते रहिएगा। मैं आपको समझा के बता रहा हूँ और सेम टू सेम या इसी पे आधारित से क्या बोलते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ना कि देखिए, सेट नंबर 1 है। आप ऊपर देख सकते हैं, लिखा है कि गेस्ट पेपर फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2021। मेरा नाम उदय भानसर है और कोचिंग चलती है गुटनी में, आरएससी क्लासेस करके, रेजिंग स्टार इंग्लिश क्लासेस। तो वहीं से आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। लिखा है चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो चलिए, सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा वही चुनना होता है। तो पहला क्वेश्चन है, द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। तो ये आपका एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए बोल रहा है और ऑप्शंस भी यहाँ प्रोवाइड कराया है। तो देखो भाई, अगर विल दिया रहता है ना, तो जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो या तो यह विल बी होगा या तो शैल बी, उसके बाद से थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन में देखिए ना, किसमें विल बी या शैल बी है। पहले में है, नहीं है। दूसरे में है, विल बी दिया है। तीसरे में हैज दिया हुआ है, आप देखेंगे। चौथे में मे दिया हुआ है। तो दूसरे ऑप्शन में विल बी दिया है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ही विल बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर टुमारो। देख रहे हैं कितना आसान है। आगे चलते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है कि ही वॉज गिवन प्राइज बाय द टीचर। अच्छा, बाय द टीचर दिया है ना, तो ये आपका पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में बाय लगाते हैं। अब आपको बोल रहा है एक्टिव वॉइस बनाने के लिए, जो आपके सामने 4 विकल्प दिया हुआ है। तो वाज या वर देता है ना, तो पता है वो किसका पैसिव वॉइस होता है। या तो डिड का पैसिव वॉइस होता है, जो डिड हेल्पिंग वर्ब होता है, या तो क्रिया का जो सेकंड फॉर्म होता है ना, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस वाज वर से बनाते हैं हम लोग। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, या तो डिड लगाते हैं हेल्पिंग फॉर्म। तो देखिए, डिड किस में लगा है, या तो सेकंड फॉर्म। पहले वाले में गेव आपका सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, वो आप देख रहे हैं ना। दूसरे वाले में मे लगा हुआ है, मे होगा नहीं। तीसरे में विल लगा है, होगा नहीं। चौथे में हैज लगाया, होगा नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ा ही आसान है यार। पहला ऑप्शन आपका सही है, द टीचर गेव हिम अ प्राइज। इस तरीके से आप ऑप्शंस को क्या बोलते हैं, धीरे धीरे छांट के क्या बोलते हैं, सही ऑप्शन पा जाओगे। बड़ा ही आसान है। कम से आपके सामने ऑप्शन है ना, पूरी चीज सारी चीज आपको नहीं बनानी है, ऑप्शन से छाट के आप आंसर आराम से कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा आपका प्रश्न है कि ही प्रोमिस दैट ही डैश हार्ड। देखिए, प्रॉमिस का मतलब होता है ना वादा करना। अब प्रॉमिस का सेकंड और थर्ड फॉर्म प्रॉमिस्ड होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट वर्ब से होती है, पास्ट वर्ब का मतलब होता है क्रिया का सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो देख रहे हैं यहाँ ही प्रोमिस्ड है, पास्ट फॉर्म है ना, तो आने वाला जितनी भी आगे वाली क्रियाएं होंगी वो भी पास्ट फॉर्म में होंगी। ठीक है, तो कह रहा है कि ही प्रोमिस्ड दैट ही के बाद से आने वाली क्रिया पास्ट फॉर्म में ही होगी। तो पहला ऑप्शन वुड वर्क हार्ड। चलिए, ये हो सकता है, विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। ठीक है, कैन वर, कैन नहीं होगा क्योंकि कैन प्रेजेंट, कैन का पास्ट कुड होता है, तो कैन तो होगा नहीं। हैज वर्क, हैज इसलिए नहीं होगा कि प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, और हैज के बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्क फर्स्ट फॉर्म है। और डिड वर्क यहाँ सूट नहीं करेगा, समझ रहे हैं। तो आपका पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड वर्क हार्ड। उसने वादा किया कि वह कठिन परिश्रम करेगा। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं कि इट डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन। समझ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन, समझ रहे हैं कि वर्षा ऋतु के दौरान क्या बोलते हैं कि बताई जा रही है बातें। और इट आपका एक सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके बाद से जो भी क्रिया आएगी ना, तो सिंगुलर वर्ब भी होगी। तो चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन रेन है।
कोई भी क्रिया मूलतः प्लुरल होती है, उसमें यस और यस जोड़ के सिंगुलर बनाते हैं। तो रेन आपका प्लुरल है तो होगा नहीं। दूसरा आपका बी ऑप्शन है रेंस, रेंस हो सकता है। चौथा देखते हैं हैज रेन्ड, ये भी हो सकता है। और सॉरी तीसरा आपका हैज रेन्ड है, ये भी हो सकता है। चौथा आपका हैज हैड रेन है, तो हैड के बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये तो होगा नहीं। तो दूसरे और तीसरे में देखते हैं, तो यहाँ पे जानते हैं एक तरह की हैबिट बताई जा रही है, समझ रहे बात को। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इट रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, के वर्षा ऋतु के दौरान क्या होता है, बारिश होती है। देख रहे हैं कितना आसान है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर जो क्या बोलते हैं कि आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है कि डैश ही लिव लॉन्ग। अच्छा लॉन्ग के बाद से देखिए ना एक सिंबल लगा हुआ है, इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, समझ रहे हैं। जब इस तरह के चिन्ह आते हैं किसी भी सेंटेंस के अंत में, तो एक ट्रिक है, उसके पहले आंख बंद करके में लगा दीजिएगा। तो ऑप्शन में देखिए कहीं में है, पहला नंबर ऑप्शन है, ए नंबर में है, तो में सही हो जाएगा, में ही लिव लॉन्ग। इस तरह के सेंटेंसेस पूछे जाएंगे आपको परीक्षा में, बड़ा ही आसान है। आप लास्ट में देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो आप में लगा दीजिए। आगे चलते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन, वी डैश रीड शेक्सपियर। अच्छा शेक्सपियर एक बड़ा ही महान कवि रहे हैं, समझ रहे हैं, ड्रामेटिस्ट, नाटककार। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है मस्ट नॉट, दूसरा है मस्ट, तीसरा है कुड नॉट, उसके बाद से चौथा है नीड। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखिए बेस्ट कौन सा ऑप्शन है, तो बेस्ट ऑप्शन बी होगा। समझ रहे हैं कि वी मस्ट रीड शेक्सपियर, हम लोगों को अवश्य शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। आप पहला लगा नहीं सकते हो भाई, इतने महान कवि हैं तो आपको पढ़ना ही चाहिए। आप क्या बोलते हैं कि तीसरा आपको पास्ट के इंडिकेट करेगा कुड जो है, चौथा आपका क्या बोलते हैं यहाँ पे होगा नहीं, तो दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा, वी मस्ट रीड शेक्सपियर। आगे चलते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ मैंगोज डैश गॉन अप। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन आपका पहला है वाज, दूसरा हैज, तीसरा वर, चौथा आपका हैप्स है। बताइए कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, आप कंफ्यूज हो जाइएगा ना कि मैंगोज दिया हुआ है तो प्लूरल है, तो इसके साथ हम लोग क्या बोलते हैं वर आसानी से लगा देंगे ना, ना ऐसी गलती मत कीजिएगा। जब क्या बोलते हैं एक नाउन दिया रहता है, जैसे द, यहाँ पे प्राइस जो है नाउन है, उसके बाद से एक प्रीपोजिशन ऑफ दिया हुआ है, फिर एक नाउन दिया हुआ है मैंगोज। तो जब इस तरह के फॉर्मेट होते हैं ना, एक नाउन होता है, फिर प्रीपोजिशन होता है, उसके बाद से नाउन होता है, तो हमेशा जो क्रिया लगाते हैं पहले नाउन के अनुसार लगाते हैं। तो पहला नाउन यहाँ पे क्या है, प्राइस है। प्राइस तो अनकाउंटेबल है, समझ रहे बात को। यहाँ पे सिंगुलर क्या बोलते हैं, सिंगुलर रूप पे आ रहा है यहाँ पे। तो सिंगुलर जब क्या बोलते हैं नाउन होता है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो द प्राइस ऑफ मैंगोज, यहाँ वाज नहीं होगा क्योंकि पैसिव नहीं बनाया जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द प्राइस ऑफ मैंगोज हैज गॉन अप, कि आम के दाम बढ़ गए हैं या ऊपर चले गए हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है आठवां नंबर, द समन्स डैश इशूड। यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं इज, दूसरा है वाज, तीसरा है वर, चौथा है हैव्स। बताइए कौन सा सही होगा। आप तो तुरंत मार दीजिएगा, क्या बोलते हैं कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऐसी गलती मत कीजिएगा। समन्स का मतलब पता है क्या है, एक बुलावा होता है जो कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है, यह एक सिंगुलर नाउन है, समझ रहे बात को। और इसका प्लुरल समन्सेज होता है, आप इसी में ईएस जोड़ दे लास्ट में, वो प्लुरल हो जाता है। तो यहाँ पे एक औपचारिक सी बात की जा रही है ना, साधारण। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, द समन्स इज इशूड, समन जारी किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 9वां नंबर, वी सा हिम डैश। आपका पहला ऑप्शन है लिविंग, दूसरा है लेफ्ट, तीसरा है विल लिव, चौथा है मे लिव। देखिए जब कोई भी क्रिया एक आ जाती है ना, तो उसके बाद से फिर हम जब क्रिया लिखते हैं तो उसको हम आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। जैसे सा यहाँ पे एक वर्ब आ गया है, उसके बाद से जब भी हम क्या बोलते हैं क्रिया लिखेंगे तो आईएनजी फॉर्म में। पता है क्यों, कि जब आईएनजी फॉर्म में क्रिया होता है तो वह एक नाउन का भी काम करता है, इसलिए हम लोग दो क्रिया एक पास नहीं लिख सकते हैं। एक क्रिया के तुरंत बाद या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है, समझ रहे हैं। तो वी सा हिम, उसके बाद से क्या बोलते हैं, पहला नंबर ऑप्शन जो लिविंग है वो सही हो जाएगा आपका, ना तो लेफ्ट सही होगा, ना विल लिव सही होगा, ना मे लिव, ये सबके सब गलत है। तो वी सा हिम लिविंग, हम लोग उसे जाते देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, somebody came here, I do not know। दो सेंटेंसेज है, दोनों को कंबाइन करना है, जोड़ना है, समझ रहे हैं। तो कह रहा है क्या, somebody came here, कोई व्यक्ति यहाँ आया, I do not know, मुझे नहीं पता है। तो चलिए इसको जोड़िए। देखिए जिस टेंस में आपका सेंटेंस होगा उसी टेंस
वाला सेंटेंस जो कॉम्बिनेशन बनेगा वही सही होगा। तो पहला आई डू नॉट नो हु केम हियर, ये ठीक हो सकता है। दूसरा है कि आई विल, भाई विल तो दिया नहीं है प्रश्न में, तो कहां से सही होगा। तीसरा है आई कांट, कांट कहीं दिया है प्रश्न में, नहीं सही होगा। चौथा है आपका आई हैड, भाई हैड कहीं है, नहीं सही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है पहला सही हो जाएगा, आई डू नॉट नो हु केम हियर। आगे चलते हैं, 11 नंबर प्रश्न है अ मैन किल्ड अ गर्ल, एक व्यक्ति ने एक लड़की को मार दिया। द पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस उसको गिरफ्तार कर ली। ये दोनों सेंटेंसेस को आपको जोड़ना है। देखिए एक में किल्ड आया है, दूसरे में अरेस्टेड आया है, बाकी कोई वर्ब नहीं आया है। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या बताया गया है। दोनों सेंटेंसेस को आपको जोड़ना है। पहला आपका है द पुलिस विल कहीं आया था क्या प्रश्न में, नहीं आया था, छोड़िए इसको। दूसरा है द पुलिस कैन कहीं आया था, नहीं आया था, इसको छोड़िए। तीसरा है द पुलिस हैड कहीं आया था, नहीं आया था, इसे छोड़िए। चौथा है द पुलिस अरेस्टेड अ मैन हु किल्ड अ गर्ल, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। दोनों में, एक में अरेस्टेड आया था, एक में किल्ड आया था, सही हो गया। समझ रहे हैं, ऐसे ही आपको छांट छांट के करना है यार। आप अब तक क्या पढ़े हो ये मैटर नहीं करता है, आप इसको समझ लोगे ना तो आप 50 क्वेश्चन आसानी से कर जाओगे अपना। समझ रहे हैं, बार बार इसको रिपीट कई बार आप वीडियो प्ले करके देख लो ना, एकदम संभवतः, एकदम बिल्कुल एकदम आप आशा के साथ में बोल रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन जरूर लड़ जाएंगे। आगे चलिए, 12 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट डैश हर। अच्छा एक यहाँ पे देखिए, जब ऑलवेज की बात की जाती है ना तो ऐसा कहा जाता है कि ऑलवेज जब भी किसी सेंटेंस में लगा रहता है तो मैक्सिमम टाइम वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। जैसे ऑलवेज के बाद से फाइंड शब्द देख रहे हैं, जो फाइंड से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं पढ़ता हूं, वह दौड़ता है, तो ही रन्स होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो खैर देखिए ये एक ट्रिक है, क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो कीजिएगा। क्वेश्चन है कि हर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का मतलब काम देने वाला, जो काम पे रखता है, समझ रहे हैं। हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट डैश हर, तो जो फाइंड है ना यहाँ पे अपने साथ इन प्रीपोजिशन लेगा। तो इन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि उसका जो काम देने वाला व्यक्ति है ना, जो उसको काम दिया है, हमेशा उसमें गलती खोजता है या ढूंढता है। 13 नंबर प्रश्न है कि आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड, बड़ा ही आसान है। ऑप्शंस क्या है आपके, सिंस है, एट है, इन है, फॉर है, कौन सा रहेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सिंस होगा। पहला ट्रिक ए है कि भैया सिंस और फार का प्रयोग दो ही टेंसेज में होता है, एक आपका प्रेजेंट एक आपका परफेक्ट होता है, दूसरा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी किसी का हो सकता है। समझ रहे हैं, वही सिंस और फार लगाते हैं हम लोग। फ्यूचर में जाएंगे तो क्या बोलते हैं, सिंस की जगह पे हम लोग फ्रॉम का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ तो परफेक्ट का यूज हुआ है, आई हैव लिव्ड, देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, इन दिस टाउन, और सिंस चाइल्डहुड कहेंगे क्योंकि चाइल्डहुड ऐसा माना जाता है कि एक निश्चित समय माना जाता है, समझ रहे हैं, इसलिए चाइल्डहुड के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है कि मैं इस शहर में बचपन से रहा हूं, इसका हिंदी होगा। आगे चलते हैं, सेंट पॉल्स कैथेड्रल इन लंदन वाज डैश आफ्टर इन ग्रेट फायर ऑफ 1666। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि किसी भी वाक्य में जब एडवर्ब ऑफ टाइम दे दिया जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब सोमवार को, मंगलवार को, क्या बोलते हैं कि होली को या दिवाली को, एक समय आपको निश्चित किया जाए, किसी कोई डेट दे दे, कोई सन दे दे, जहां यहाँ सन दिया है ना 1666, ठीक है। तो इस तरीके के जब एडवर्ब ऑफ टाइम आते हैं तो भूतकाल का जो भी सेंटेंस होता है हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, समझ रहे। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट बनता है या तो वाज वर्ब की सहायता से हम लोग पैसिव वॉइस करके बनाते हैं। तो कहा रहा है कि सेंट पॉल्स कैथेड्रल इन लंदन वाज, अब वाज के बाद से क्या बोलते हैं, दो ही क्रियाएं आ सकती है, या तो आईएनजी फॉर्म में आएगी क्रिया या तो थर्ड फॉर्म में आएगी। तो पहला जो क्रिया है बिल्ड आपका फर्स्ट फॉर्म है, दूसरा है बिल्डर, ये तो क्या बोलते हैं कि बिल्डर का मतलब बनाने वाला, तीसरा बिल्ट आपका थर्ड फॉर्म है, चौथा आपका बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग यहाँ होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे एक पैसिव वॉइस का टेक्निक दिखाया जा रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सेंट पॉल्स कैथेड्रल इन लंदन वाज बिल्ट, कि लंदन में सेंट पॉल कैथेड्रल्स बनवाया गया था आफ्टर द ग्रेट फायर ऑफ 1666, 1666 इसमें बहुत बड़ी आग लगी थी, उसके बाद क्या बोलते हैं कि लंदन में सेंट पॉल कैथेड्रल क्या बोलते हैं बनवाया गया था। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, ये पहला नंबर जब आप
लेसन पढ़ेंगे ना प्रोज का, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, वहीं से है कि गिब्बन किससे रिलेटेड थे, संबंधित थे। पहला नंबर ऑप्शन होगा इटली। एकदम याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिएगा, बार बार इसको देख लीजिएगा, एकदम बिल्कुल आएंगे क्वेश्चन, इसी से मिलते जुलते आएंगे। बाद में मत बोलिए काश मैंने पढ़ लिया होता, ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट टाइम का रिवीजन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इटली सही हो जाएगा, ठीक है, गिब्बन इज एसोसिएटेड विद इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नानू काका रोट ए चेक फॉर ए डैश रुपीज। ये दूसरा लेसन है ना, भारत इज माई होम, जिसको क्या बोलते हैं कि कौन राइटर है इसके, केकी अंदारूवाला है, जिसको क्या बोलते हैं कि केकी अंदारूवाला लिखे हैं। भारत इज माई होम जो आपका क्या बोलते हैं कि लेसन है, वो किनका है पता है? नहीं, इसमें क्या क्या बोलते हैं कि आपका जो नानू काका रोट अ चेक, ये आपका क्या बोलते हैं कि तीसरे लेसन का है, पिंच ऑफ स्नफ का, जिसके राइटर है मनोहर मालगवानकर। समझ रहे हैं? बड़ा ही क्या बोलते हैं जानदार और शानदार क्या बोलते हैं लेसन है। तो कहा जा रहा है कि नानू काका एक करेक्टर है, नानू काका रोट ए चेक फॉर ए डैश रुपीज। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 1000, 100, 500 या नन ऑफ दिस। एंटी का मतलब नन ऑफ दिस होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1000, कि नानू काका ने 1000 रुपए का एक चेक काटा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो 17 नंबर है कि आई ऑलवेज डैश द कार ट्वाइस अ वीक। ऑप्शन आपका वासेस है, वास है, वॉच है, वॉचेस है। अच्छा, अभी आपको मैंने बताया कि अगर किसी वाक्य में ऑलवेज आता है ना, तो मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस और यस लगाते हैं, या तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, समझ रहे हैं, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा के यस और यस जोड़ते हैं। तो आई को यहाँ प्लूरल माना जाता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं होगा, वासेस बता रहा है, सिंगुलर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आई ऑलवेज वॉश द कार ट्वाइस अ वीक। मैं हमेशा सप्ताह में 2 बार कार धोता हूं। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमैनिटी। समझ रहे? ये आपका क्या बोलते हैं कि दूसरा नंबर जो लेसन है भारत इज माई होम, जिसके राइटर जाकिर हुसैन है, वहीं से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यार। इसमें क्या बोलते हैं, जैसे पहला स्पेशल है, दूसरा प्रेयरफुल है, तीसरा लॉन्ग है, चौथा आपका न्यू है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, बेंजी वाज द सन ऑफ डैश, रॉबिन्सन्स, स्टीवनसन्स, रॉक्सन्स या जॉनसन्स। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, जॉनसन्स हो जाएगा। बेंजी वाज द सन ऑफ जॉनसन्स। 20 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। पहला ऑप्शन है वांट, दूसरा लिविंग, तीसरा रियल, चौथा आपका रूइन। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है, जिसके राइटर महात्मा गांधी हैं। इंडियन सिविलाइजेशन विल मीन रूइन फॉर इंडिया। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, ही डैश मील व्हेन द फोन रिंग। एक ग्रामर का क्वेश्चन है बाबू, देखिए बड़ा ही आसान है यार। आप देख रहे हैं ना, 2 सेंटेंसेज है, एक ही डैश मील व्हेन द फोन रिंग। रिंग एक वर्ब होता है जिसका मतलब बजना, रिंग का सेकंड फॉर्म रिंग होता है, थर्ड फॉर्म रंग होता है, ठीक है। तो मैंने क्या अभी आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चंस में कि अगर किसी भी सेंटेंस का पहला वर्ब पास्ट होता है तो आने वाली वर्ब भी पास्ट में होंगी। तो आने वाली वर्ब पास्ट में है, रिंग दिया है, इसका मतलब पहला वर्ब भी क्या होगा, पास्ट में होगा। तो पहला वर्ब देखिए पास्ट में कौन सा है, हैव तो होगा नहीं, हैव प्रेजेंट में होता है। वाज टेकिंग हो सकता है क्योंकि वाज पास्ट में यूज होता है, हैविंग होगा नहीं यूज, समझ रहे हैं। और डिड हैविंग तो होता ही नहीं है, एक गलत ही क्या बोलते हैं कि पेयर है। तो ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही सही हो जाएगा कि ही वाज टेकिंग मील, वह खाना खा रहा था, व्हेन द फोन रिंग, जब घंटी बजी, अर्थात जब घंटी बजी, फोन की घंटी बजी, वह खाना खा रहा था। नेक्स्ट है 22 नंबर, लास्ट ईयर माय इंग्लिश कोर्स डैश 30 लेसन्स। अभी मैंने एक ट्रिक आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस में अगर एडवर्ब ऑफ टाइम दिया रहे, यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, लास्ट ईयर, अंतिम साल, समय बताया जा रहा है ना, तो वह सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में 2 ही चीजें लगाई जाती है, या तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म, या तो क्या बोलते हैं कि डिड हेल्प वर्ब के साथ। तो देखिए ना, इसमें क्या है, क्रिया का सेकंड फॉर्म कोई है, इंक्लूड फर्स्ट फॉर्म है, विल इंक्लूड फ्यूचर को दिखा रहा है, इंक्लूडिंग हो जाएगा नहीं, थर्ड आपका इंक्लूडेड है, सेकंड फॉर्म है ना, तो चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट ईयर माय इंग्लिश कोर्स इंक्लूडेड 30 लेसन्स। देख रहे हैं कितना आसान है। आगे चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में कि एन एपिटैफ इज रिटन बाय, अरे यार क्या बोलते हैं कि यह एक पोयम है,
कौन लिखे हैं? जॉन के, टी.एस. इलियट, वाल्टर डी ला मरे या डब्ल्यू.एच. अटेन। तो क्या बोलते हैं कि ये आपका जो पोयम है ना, ये आपका वाल्टर डी ला मरे के द्वारा लिखा गया है। बड़ा ही शानदार पोयम है, ठीक है। चलिए अब आगे 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन लिखा है, आई एम डैश टायर्ड टू वॉक। ऑप्शन है आपके वेरी, सो, टू, नन ऑफ दिस। आप नहीं जानते होंगे तो वेरी मार देंगे तुरंत। नन, ध्यान दीजिए कि अगर बाद में टू लगा है ना तो पहले TOO वाला ही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि आई एम टू टायर्ड टू वर्क। मैं थका हूं, मतलब काम नहीं करने लायक हूं, इतना थका हूं, इसका मतलब ये होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ना, लास्ट क्वेश्चन है आज का 25 नंबर जो क्वेश्चन है कि अप्स एंड डाउन्स मींस। देखिए आपके क्या बोलते हैं पेपर में ना ईडीएम फ्रेजेस भी पूछते हैं और 4 ऑप्शंस देते हैं। तो यार क्या बोलते हैं कि मैंने सोचा कि इसको तैयार करने से बेहतर है कि आप क्वेश्चन आंसर्स तैयार करो लिटरेचर का और ग्रामर का, तो वहां से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है, तो यहाँ बता देता हूँ कि अप एंड डाउन्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे आपके जीवन में अभी क्या बोलते हैं क्या एक तरह की उतार चढ़ाव आएगी, क्योंकि आपको अभी एग्जाम देने हैं, समझ रहे हैं। तो इससे घबराइएगा मत, सारी क्या बोलते हैं चीजें हो जाएंगी, बड़ा ही बेहतरीन ढंग से होंगे। आप केवल इस वीडियो को कई बार देखिए, इससे क्वेश्चन बाहर कुछ नहीं आएगा, समझ रहे हैं। यकीन रखिए और इन क्वेश्चंस को आप समझिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ताकि आप एग्जाम हॉल में जाए तो आप 50 क्वेश्चन 100 में से गारंटी के साथ करके आए। समझ रहे बात को। तो रोज एक एक सेट करके हम लोग कर लेंगे, ऐसे कोशिश करेंगे 2-3 सेट कल से मैं आपको अपलोड कर दूं, ताकि जल्दी से आप उसको देख लो, रिपीट रिवाइज कर लो, समझ रहे हैं, और आपको सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिल लेंगे फिर नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।